हेलो लिसनर, मैं आपकी अनिल उर्फ अनामिका उम्मीद करती हूँ कहानी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। ऑडियो में किसी तरह की परेशानी हो तो माफ करिएगा कि मेरी नहीं एआई की आवाज है। कहानी को लेकर अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैप्टर 51, माई स्पाई वाइफ। अनामिका अपने बीते कल के याद से बाहर आई और अपनी आंखें खोलकर उठकर बैठ गई। उसने कुछ गहरी सांसें लीं और खुद को शांत करने की कोशिश की। मगर जब अनामिका को लगा कि वो इस तरह खुद को शांत नहीं कर सकती, वो तुरंत बेड से उठी। उसने अपना फोन निकाला और कुछ टाइप किया और फिर वॉशरूम के अंदर चली गई। अनामिका ने जैसे ही वॉशरूम का दरवाजा बंद किया, रजत की नींद खुल गई और उसने वॉशरूम की लाइट ऑन देखी और फिर बेड की तरफ नजरें की तो उसे समझ आ गया कि वॉशरूम में अनामिका ही गई है। उसे कुछ समझ नहीं आया तो वह शांति से लेटकर देखने लगा कि अनामिका क्या करती है। कुछ देर बाद वॉशरूम का दरवाजा खुला। अनामिका फ्रेश होकर बाहर आई और उसने इस वक्त ट्रैक सूट पहना हुआ था। अनामिका सीधे दरवाजे की तरफ बरह गई। रजत जल्दी से उठकर बैठा और अनामिका के पास गया। अनामिका के पास जाकर उसने अनामिका से कहा, कहाँ जा रही हैं आप, वो भी इस वक्त इतनी देर रात? कहकर रजत ने वॉल क्लॉक की तरफ नजरें की। इस वक्त घड़ी में 2:30 बज रहे थे। अनामिका ने भी एक नजर घड़ी की तरफ देखा और कहा, इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। रजत, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम मुझे प्रोवोक ना करो। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास सिर्फ ऑफिस वर्क होता है? मैं सिर्फ लैपटॉप पर ही काम कर सकती हूँ। कोई मुझसे मेरा लैपटॉप लेगा तो मैं चुपचाप बैठ जाऊंगी और उस इंसान की बात मानूंगी। कहकर अनामिका कुछ पल चुप हुई और फिर रजत की आंखों में देखते हुए कहा, ऐसा नहीं है रजत, मेरे पास सिर्फ लैपटॉप वर्क नहीं होता। मैं एक पुलिस ऑफिसर, मेरे पास और भी कई काम होते हैं। खुद को बिजी रखने के लिए मेरे पास और भी कई रास्ते हैं। अब मेरा रास्ता छोड़ो। रजत को अनामिका का इस तरह जिद करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। उसने जाती हुई अनामिका का हाथ पकड़ा और उसे अपनी ओर मोड़ते हुए अपने करीब किया, जिसके वजह से अनामिका का सीना रजत के सीने से हल्का सा टकराया, जिस कारण अनामिका को भी गुस्सा आने लगा। मगर रजत ने उसके गुस्से को पूरी तरह से नजरअंदाज करके कहा, आप कहीं नहीं जा रही हैं अनामिका। आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आप इस वक्त कमजोर हैं और आपके लिए रेस्ट करना जरूरी है। हल्के गुस्से में अनामिका ने कहा, तुम मुझे फिर से प्रोवोक करने की गलती कर रहे हो रजत। तुम्हारी लाइफ 9 से 5 के हिसाब से चलती है, मगर हम लोगों की लाइफ 9 से 5 के अकॉर्डिंग नहीं चलती। अब मेरा हाथ छोड़ो। कहकर अनामिका ने रजत के हाथ को अपने दूसरे हाथ से झटक दिया और कमरे के बाहर चली गई। रजत अपने दांतों को पीस रहा था। उसे इस बात का बुरा नहीं लगा था कि अनामिका ने उससे इस कदर बेरुखी से पेश आई थी। रजत को तो बस अनामिका की फिक्र थी। रजत अनामिका की हर एक बदतमीजी बर्दाश्त करने को तैयार था, मगर अनामिका खुद को चोट पहुंचाए या खुद को परेशान करे, उसे ये नहीं चाहिए था। रजत अनामिका के इस तरह से जाने से काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। वो सोफे के पास गया, अपना फोन उठाकर किसी को कॉल मिला दिया। 1 से 2 रिंग पर ही सामने मौजूद इंसान ने फोन पिक कर लिया था। फोन पिक होते ही रजत ने कहा, वो अभी अभी निकले हैं, नजर रखना। किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना। ध्यान रहे, उन्हें इस बात की भनक नहीं लगनी चाहिए। उनसे तय दूरी पर ही होंगे और बस खामोशी से अपनी नजर बनाए रखोगे। अपनी बात खत्म करते ही रजत ने कॉल कट कर दी। दूसरी तरफ शाद का घर, नियाज अपने कमरे में सो रही थी। तभी डोरबेल की आवाज आई, जिससे उनकी नींद खुल गई। वो आंख मसलते हुए उठी और एक नजर घड़ी की तरफ देखा। रात के 2:30 रहे थे। समय देखकर नियाज ने खुद से ही कहा, इतनी रात गए, कौन हो सकता है? कहीं शाद तो नहीं? कहते हुए वो दरवाजा खोलने चली गई। दरवाजे को खोलने से पहले उसने कैमरा में चेक कर लिया कि दरवाजे पर कौन खड़ा है। इस सारा सिक्योरिटी सिस्टम शाद ने ही अरेंज किया हुआ था। वो ज्यादा घर पर नहीं रहते थे, इस वजह से उन्हें हमेशा ही नियाज की फिक्र हुआ करती थी। वो अपनी तरफ से जो भी कर सकते थे, उन्होंने नियाज की सिक्योरिटी के लिए वो किया था। सिक्योरिटी कैमरा को चेक कर नियाज दरवाजा खोलने के लिए चली गई। उन्होंने दरवाजा खोला। शाद थोड़े परेशान चेहरे के साथ
घर के अंदर आए। लिविंग रूम में आते ही शाद ने गहरी सांस लेते हुए अपना शरीर सोफे पर ढीला छोड़ दिया। नियाज ने शाद की ऐसी हालत देखी। उन्हें शाद की फिक्र हुई। वो किचन से पानी लेने चली गई। उन्होंने शाद को आते ही पानी का ग्लास दिया और शाद के बालों में उंगलियां घुमाने लगी। पानी पीते ही शाद ने अपना सर वापस सोफे से टिका लिया था, मगर नियाज की उंगलियों की हरकत देख उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और नियाज की गोद में अपना सिर रख दिया। नियाज शाद की बालों में उंगलियां घुमाते हुए उनका सर दबा रही थी। शाद अब धीरे धीरे खुद को शांत महसूस करने लग गए थे। प्यार ऐसा ही तो होता है। हम चाहे जितनी भी परेशानी में हो, जब हमारा साथी हमारे साथ होता है, हमें समझता है, हम अपनी हर एक परेशानी भूल जाते हैं। नियाज को भले ही नहीं पता था कि शाद परेशान क्यों है, मगर वो शाद की परेशानी को महसूस जरूर कर पा रही थी। दिल से दिल के बीच बना रिश्ता होता ही कुछ ऐसा है। हमें कुछ भी कहने या समझने की जरूरत नहीं होती। हमारा साथी बिना कुछ कहे ही हमारे हालात समझ लेता है। कौन थी वो लड़की? और क्या शाद नियाज को उस लड़की के बारे में कुछ बताएंगे? क्या है उस लड़की का सच और क्या करेगी नियाज उसके बारे में जानकार? कहाँ गई है अनामिका और अब वो क्या करने का सोच रही है? कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए पढ़िए माई स्पाई वाइफ चैप्टर 52। माई स्पाई वाइफ। शायद देर रात घर आए थे। वो काफी ज्यादा परेशान थे और नियाज ने उनकी परेशानी को भांप लिया था। नियाज शाद के करीब बैठे और उनके बालों में उंगलियां घुमाने लगीं। शाद ने भी नियाज की गोद में अपना सिर रख दिया। उन दोनों के बीच एक खामोशी थी, मगर इन खामोशियों में भी दोनों एक दूसरे के दिल को समझ रहे थे, उनके एहसासों को समझ रहे थे। इस वक्त शाद को सुकून चाहिए था और वो सुकून नियाज उन्हें देने की पूरी कोशिश कर रही थी। नियाज का एक हाथ शाद के बालों में था तो उनका दूसरा हाथ शाद के चेहरे को सहला रहा था। नियाज ने शाद के माथे पर अपने होठ रखे और फिर धीरे से शाद से बोली, क्या बात है शाद, इतना परेशानी क्यों हो? अब तो अनामिका भी आ गई है, वो भी सब कुछ संभाल रही है। फिर तुम्हारी परेशान का क्या कारण है? मैं तुम्हें इस तरह बेचैन नहीं देखना चाहती। अगर तुम मुझे अपनी परेशानी बता सकते हो तो मैं सुनने के लिए तैयार। अपने दिल को हल्का कर लो शाद। शाद ने अपनी बंद आंखें खोली, नियाज की आंखों में देखते हुए उनके चेहरे को अपने हाथों में थामा और शांत आवाज में कहा, तुमने सही कहा कि अनामिका आ गई है और वो सब संभाल लेगी, पर सब कुछ संभालने के लिए उसे सब कुछ जानना भी होगा और सब कुछ जानने के बाद उसे सबसे पहले खुद को संभालना होगा। इन 6 महीनों में बहुत कुछ हुआ है नियाज, जिसकी भनक अब तक अनामिका को नहीं है। कहकर शाद कुछ देर चुप हुए। शाद और नियाज के बीच फिर से खामोशियों ने अपनी जगह बनाई। कुछ देर बाद शाद ने ही उस खामोशी को तोड़ा और नियाज से कहा, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं नियाज कि मैं इन सब के बारे में अनामिका को बता सकूं। और मैं सिर्फ काम को लेकर ही नहीं परेशान हूं, काम के अलावा भी बहुत कुछ है जो अनामिका के लिए जानना जरूरी है। मैं उन चीजों को लेकर भी परेशान हूं। नियाज ने शाद को समझाते हुए कहा, तुम वो सब वक्त पर छोड़ दो शाद। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हो सकती है जो अनामिका को कुछ देर के लिए ट्रिगर कर दें, मगर वो इतनी केपेबल है कि वो चीजों को और सिचुएशन को हैंडल कर सके। उसे कब कैसे रिएक्ट करना है और कब अपनी फीलिंग को अपने अंदर ही दबाना है, उसे अच्छी तरह पता है। इसीलिए तुम उसकी टेंशन मत लो। सही समय आने पर उसे सब कुछ बता देना, वो समझेगी और सब कुछ संभाल लेंगी। शाद अपनी परेशानी नियाज के सामने एक एक कर रखते जा रहे थे और नियाज उन्हें कंसोल करते हुए उन्हें समझा रही थी। भले ही शाद ने पूरी बात खुलकर नियाज के सामने नहीं रखी, मगर नियाज को इन चीजों की जरूरत भी नहीं थी। दूसरी तरफ अनामिका सिंह विला से बाहर निकली। विला के बाहर ही एक कार उसके लिए इंतजार कर रही थी। अनामिका चुपचाप कार के अंदर बैठी और उस कार ने तुरंत ही अपनी रफ्तार पकड़ी। उसने कार की हेडसेट से अपना सिर टिकाया और आंखें बंद कर लीं। कार काफी तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़ रही थी और देर रात होने की वजह से ठंडी हवाएं अनामिका के चेहरे को सहला रही थी, मगर उसके दिल को सुकून नहीं पहुंचा पा रही थी। अनामिका भले ही शांत दिख रही थीं,
मगर वो अंदर ही अंदर उतनी ही बेचैन थी। देर रात होने की वजह से सड़कें भी खाली थी, इसलिए अनामिका अपनी सोच से कुछ पहले ही अपनी मंजिल पर पहुंच चुकी थी। कार के रुकते ही अनामिका ने अपनी आंखें खोली और अपने कदम बढ़ा दिए। ये जगह काफी सुनसान थी और शहर से कुछ दूरी पर थी। आसपास काफी ज्यादा पेड़ पौधे थे, जिससे ये बात तो साथ ही ये कोई जंगल का इलाका था। दरअसल वो लोग इस वक्त सोला भाटी में थे। हालांकि ये जगह पूरी तरह से जंगली नहीं थी, और यहाँ पर और ना ही यहाँ बहुत ज्यादा खतरनाक जानवर थे। यहाँ खरगोश, बंदर, तेंदुए जैसे इत्यादि जानवर ही पाए जाते हैं। अनामिका तेज और लंबे कदम भरते हुए आगे बरस रही थी। दरअसल यहाँ पर आर्मी का एक सीक्रेट ट्रेनिंग कैंप था, जो कि आम लोगों की नजरों से दूर बनाया गया था। ये जगह अपने आप में ही खतरनाक थी, मगर यहाँ पर आमतौर पर लोग आया भी नहीं करते थे, और कैंप जंगल के उस हिस्से में बनाया गया था जहाँ पर ज्यादातर तेंदुए आ जा सकते हैं, जिससे आम लोग इस जगह से दूर रहा करते थे। ये एक तरह से जंगल का कोर एरा भी माना जा सकता था। असोला भाटी 32.71 किलोमीटर के एरा में फैला हुआ है, और ये हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद के बॉर्डर को भी टच करता है। अनामिका तेज कदमों से ट्रेनिंग कैंप की ओर बढ़ी, मगर कैंप के बाहर ही गार्ड ने अनामिका को रोक दिया। ने उन्हें एक नजर देखा और अपनी पैंट की पॉकेट से एक बैच निकाल के उन्हें दिखाया। ऑफिसर्स ने अनामिका को सैल्यूट किया और अनामिका के लिए दरवाजा खोल दिया। अनामिका सीधे ही ट्रेनिंग कैंप के अंदर चली गई। अनामिका पैदल ही ट्रेनिंग कैंप के अंदर गई, मगर कुछ देर बाद वो गाड़ी जिससे अनामिका यहां तक आई थी, वो भी ट्रेनिंग कैंप के अंदर चली गई। मगर वो आदमी जिसने अनामिका को यहां तक पहुंचाया था, वो अनामिका के पीछे नहीं आया। वो कार में ही बैठा अनामिका के आने का इंतजार करने लगा। अनामिका वहां आते ही चेंज करने के लिए चली गई। हालांकि उसने ट्रैक सूट ही पहना हुआ था, बट उसे यहाँ पर कई ऐसी एक्टिविटीज करनी थी जिसमें उसके कपड़े गंदे हो सकते थे, और वापस उन्हें इन्हीं कपड़ों को पहनकर जाना था। क्या कारण है अनामिका का इस तरह अचानक से ट्रेनिंग कैंप आने का? क्या वो बस एक फिजिकल एक्सरसाइज के लिए ट्रेनिंग कैंप आई है, या बात कुछ और है? क्या शायद नियाज को उस लड़की के बारे में बताएंगे? क्या नियाज को उस लड़की के बारे में पहले से ही पता है? क्या रजत को अनामिका के इस ट्रेनिंग कैंप में आने का पता चल जाएगा? क्या आज अनामिका ने यहाँ आकर कोई गलती की है? कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए पढ़ें माई स्पाई वाइफ, चैप्टर 53, माई स्पाई वाइफ। अनामिका एक सीक्रेट आर्मी ट्रेनिंग कैंप में आई थी। उसने अपना ड्रेस चेंज किया और एक ट्रेनिंग यूनिफॉर्म पहन लिया। अनामिका ने इसी दौरान अपने बालों का एक जोरा बनाया हुआ था। हालांकि इसकी फेशियल एक्सप्रेशंस अब भी काफी सख्त थे, मगर उनके इस लुक में भी वो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसका फिगर, उसका हर एक कर्व काफी निखर कर आ रहा था। अनामिका ट्रेनिंग एरा में आई और एक छोटे से वार्म अप के बाद उसने जॉगिंग करना स्टार्ट किया। वो अपनी पूरी एनर्जी का इस्तेमाल कर रही थी और काफी तेज भाग रही थी। शुरुआत में तो उसकी रफ्तार थोड़ी धीमी थी, मगर देखते ही देखते वो काफी तेज भाग रही थी। उसने पूरे ग्राउंड के 8 चक्कर पूरे किए। उसकी सांसें काफी चरक चुकी थीं। वो तेज और गहरी सांसें भर रही थी, पर पता नहीं क्यों इसी के साथ उसका गुस्सा भी बरच रहा था। अनामिका ने इसी तरह एक एक कर और भी कई सारे टास्क को पूरा किया। अनामिका ने टनल क्रॉस किया, वॉल क्लाइंबिंग और कई भी दूसरे टास्क पूरे किए, जो कि काफी मुश्किल थे। जो करते हुए अनामिका की हालत काफी खराब हो चुकी थी। उसके माथे पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें चमक रही थीं, और उसके कपड़े भी पूरी तरह मिट्टी और कीचड़ से सन चुके थे। उसका चेहरा भी काफी ज्यादा मिट्टी से सन चुका था। इन सब के दौरान तक सुबह के 4:30 चुके थे। इस पूरे वक्त के दौरान 2 लोगों की नजरें अनामिका के ऊपर ही थीं। वह उसकी हर एक एक्टिविटीज को देख रहे थे और नोटिस करते हुए आपस में ही बातें कर रहे थे। अनामिका पिछले 1.5 घंटे से एक्सरसाइज किए ही जा रही थी। उसने कई सारे ड्रिल परफॉर्म किए। फिजिकल एक्सरसाइज के बाद अनामिका ने अपने हाथ मुंह धोए और शूटिंग एरा की ओर बारी गई। वहां पर काफी सारे वेपन्स रखे हुए थे। ये शूटिंग एरा भी काफी ज्यादा एडवांस था। यहाँ हर तरह के गन शूटिंग की प्रैक्टिस की जा सकती थी।
अनामिका ने उन सभी गन के ऊपर अपनी नजरें डाली और एक 9 मिलीमीटर की पिस्टल उठा ली। इसकी क्षमता मध्यम में थी, इसलिए इसमें कुछ 15 राउंड थे। उच्च क्षमता पिस्टल में कुछ 33 राउंड होते हैं और लोग कैपेसिटी पिस्टल में 10 राउंड होते हैं और मिडिल कैपेसिटी पिस्टल में 1516 के अकॉर्डिंग राउंड हुआ करते हैं। ये गन के मॉडल पर डिपेंड्स करता है कि वो कितने राउंड फायर करेगी। अनामिका ने शूटिंग ग्लास और हेडफोन्स नहीं पहने, उसने गन में ही साइलेंसर फिट कर दिया था। अनामिका अपने टारगेट के सामने खड़ी हुई और बिना रुके 3 के काउंट पर पूरी मैगजीन खाली कर दी। ये फायर कुछ 15 से 20 सेकंड तक चलते रहे। अनामिका का शूट करना जैसे ही बंद हुआ, वहां पर एक क्लैपिंग की आवाज आई। अनामिका ने अपनी नजरें उठाईं और उस तरफ देखा तो 2 लोग उसी की ओर बेरच रहे थे। ये वही 2 लोग थे जो इतने लंबे वक्त से अनामिका को देख रहे थे। वो आदमी जो कि क्लैप कर रहा था, उसने अनामिका से कहा, वेलकम बैक डीजीपी शेखावत। अनामिका के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और उसने बस हाँ मैं हिलाकर जवाब दिया। उसके चेहरे को देखकर यह साफ पता चल रहा था कि वो उस आदमी को जानती थी। उस आदमी के पीछे एक और आदमी खड़ा था जो कि एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ अनामिका को देख रहा था। अनामिका ने उस दूसरे आदमी की उसे मुस्कान को नोटिस तो किया, मगर उसे पर बिल्कुल भी कोई रिएक्ट नहीं किया, या यूं कहा जाए कि उसने उसे आदमी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। अनामिका को सलाह देते हुए उस आदमी ने कहा, काफी नाम सुना था आपका, मगर आपकी स्किल्स देखकर लग रहा है लोगों ने कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी है। आप जितनी है नहीं, उससे कहीं ज्यादा ही लोग आपको समझते हैं। आपको तो अब भी सीखने की जरूरत है। वो इंसान कुछ ज्यादा ही बोल रहा था। अनामिका ने उस दिया जिसके साथ उसके चेहरे का भाव भी बदल गया। उसके चेहरे के भाव कुछ इस तरह थे जैसे वह किसी पागल को देख रही हो, जो कि अभी अभी पागल खाने से छुटकर आया है। उसके साथ आए आदमी ने उस दूसरे आदमी को अपनी आंखें दिखाई और उसे शांत रहने को कह दिया। इस बात से यह तो साफ था कि वो दूसरा आदमी उसका जूनियर था। दूसरे आदमी ने अपना सर झुकाया और सॉरी कहकर पीछे हट गया, मगर अब भी उसकी आंखों में वो सॉरी थी नहीं, ना ही कोई इज्जत अनामिका के लिए उसकी आंखों में दिख रही थी। पहले आदमी के चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी आ गई। उसने नजरें चुराते हुए अनामिका से कहा, आई एम सॉरी डीजीपी शेखावत। अनजान है इसलिए कुछ ज्यादा बोल गया। अनामिका ने अब भी पलटकर कोई जवाब नहीं दिया, मगर उसके चेहरे के भाव कुछ इस तरह से थे जैसे वो कह रही हो, ये कौन है और यहां कब से है। वो आदमी अनामिका के अनकहे शब्दों को समझ गया और जवाब देते हुए कहा, अभी सिर्फ 5 महीने ही हुए हैं, इसकी ट्रेनिंग अभी बस शुरू ही हुई है। अनामिका ने बस सर हिलाकर जवाब दिया। यह सवाल इसलिए किया था क्योंकि यह ट्रेनिंग कैंप काफी ज्यादा सीक्रेट था और कुछ खास चुनिंदा ऑफिसर के लिए था, जिन्हें खास तौर पर सिलेक्टेड किया जाता था उस ट्रेनिंग कैंप में आने के लिए। उसने अब तक एक शब्द भी नहीं कहा। अभी यह सब कुछ चल ही रहा था कि इतने में ही उस जगह पर एक आवाज गूंजी, ब्रावो, ब्रावो, ब्रावो। यह एक कंप्यूटराइज्ड आवाज थी। अनामिका के चेहरे पर तो इस आवाज को सुनकर कोई भाव नहीं आए, मगर वह दूसरा आदमी जो अनामिका के सामने कुछ ज्यादा ही जुबान चल रहा था, वह हैरान था। उस दूसरे आदमी का ध्यान इस आवाज पर गया। एक्चुअली ये शूटिंग स्कोर की वजह से था। अनामिका ने 15 शॉट दिए थे और वो सब के सब 10 पॉइंट पर जाकर हिट हुए थे। और एक बार मैं 15 शॉट पर 10 पॉइंट हर बार हिट करना कोई मामूली बात नहीं थी, और वो भी महज 15 से 20 सेकंड के अंदर इतना सटीक निशाना लगाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। दूसरे आदमी ने कुछ कंफ्यूज्ड होते हुए कहा, अचानक ये अनाउंसमेंट हो रही है, क्या कुछ प्रॉब्लम हुई है मैकेनिज्म में? विनर अनाउंस क्यों किया जा रहा है? अनामिका ने उसे नजरअंदाज कर दिया और वहां से जाने लगी। वो ऑफिसर चेक करने के लिए पहले मैनेजमेंट मैकेनिज्म एरिया के पास गया और फिर शूटिंग टारगेट की तरफ, और जो उसने वहां देखा उसे देखकर उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। वो भागते हुए अपने सीनियर ऑफिसर के पास आया और कहा, ब्रिगेडियर मेहरा, ये तो उस आदमी से कुछ कहते तक नहीं बन रहा था।
ब्रिगेडियर मेहरा ने उस ऑफिसर को घूरते हुए देखा और कहा, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें अपनी जुबान कहाँ खोलनी है और कहाँ नहीं। उनके सामने ये सब बकवास करके क्या साबित करना चाहते थे? ऑफिसर, यू आर जस्ट अ लेफ्टिनेंट कर्नल, बट शी इज, यू डोंट नो हु शी इज। अपनी मुंह खोलने से पहले देख लेना कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। अगर वो चाहे ना तो 2 पल मैं तुम्हें यहां से उठाकर बाहर फेंकवा सकती हैं। गनीमत मानो कि उन्होंने तुम्हें नजरअंदाज कर दिया। अपनी बात कहकर ब्रिगेडियर मेहरा वहां से चले गए। पर वो ऑफिसर कभी उस रास्ते को देखता जहां से ब्रिगेडियर मेहरा गए थे, तो कभी उस रास्ते को जहां से अभी अभी अनामिका गई थी। ये ऑफिसर कैसे सुधारेगा अपनी गलती? क्या वाकई अनामिका ने उसे नजरअंदाज कर दिया? अब कहाँ गई है अनामिका? आखिर क्यों अनामिका का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है? आखिर क्या कहते हुए रुक गए थे ब्रिगेडियर मेहरा? आखिर ऐसा क्या देखा उस ऑफिसर ने कि वो इतना हैरान हो गया? कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए पा रही है माई स्पाई वाइफ। चैप्टर 55, माई स्पाई वाइफ। वो जूनियर ऑफिसर हैरान परेशान अपनी जगह पर ही खड़ा रहा। कुछ देर सोचने के बाद वो उस रास्ते की ओर बस भागते हुए गया जहां पर उसके सीनियर ऑफिसर गए थे। उस ऑफिसर ने सीनियर के कैबिन के पास पहुंचकर उनके डोर को नॉक किया। अंदर से कम इनकी आवाज आई तो ऑफिसर चुपचाप जाकर अपने सीनियर के आगे सिर झुकाकर खड़ा हो गया। ब्रिगेडियर मेहरा ने कुछ नाराजगी से उस ऑफिसर को देखा और उससे कहा, अब क्या है? जितना किया उतना काफी नहीं था क्या? जूनियर ऑफिसर ने सर झुकाए हुए ही जवाब दिया, आई एम सॉरी सर, मुझे उनके बारे में पता नहीं था। मैंने आप लोगों के मुंह से बहुत कुछ सुना था, मगर आज ही ट्रेनिंग करते देखा तो मुझे वो उतनी स्किल्ड नहीं लगी और वो मुझे काफी वीक लग रही थी। फिर जब उनकी गन शूटिंग देखी तो वहां पर सिर्फ एक ही हिट था, इसलिए मुझे लगा उन्होंने शॉट मिस कर दिए। अपनी बात कहकर उस जूनियर ऑफिसर ने अपना सिर झुका लिया। फ्लैशबैक। दरअसल जब वो ऑफिसर सारे मैकेनिज्म और टारगेट को चेक करने गया था, तब उससे मैकेनिज्म में कोई भी फॉल्ट नहीं मिला था। इसीलिए उसने टारगेट को चेक करने का सोचा। जब वो टारगेट के पास पहुंचा तो उसने देखा कि टारगेट होल नॉर्मल से कुछ बड़ा है। जब उसने ध्यान से उसे चेक किया तो एक शॉट से कई बुलेट से निकली, और जब जमीन पर उसने चेक किया तो कुछ बुलेट्स फर्श पर पड़ी हुई थी, जिसका ये मतलब साफ था कि वो सारे बुलेट्स एक ही हिट के अंदर गए थे। और लगातार एक ही जगह पर हिट होने की वजह से पहले हिट हुए बुलेट जमीन पर गिर चुके थे, और वह बुलेट होल, उसका साइज लगातार हिट के कारण नॉर्मल बुलेट होल से बड़ा हो गया था। यह अनामिका के बेहतरीन शूटिंग स्किल का एक नमूना था, जो देखकर वो ऑफिसर दंग रह चुका था, क्योंकि उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। क्योंकि लंबी ट्रेनिंग की वजह से 10 बिंदु तो फिर भी अचीव किया जा सकता है, मगर एक ही हिट पे कई शॉट देना ये बिल्कुल भी मजाक की बात नहीं थी। फ्लैशबैक एंड। ब्रिगेडियर मेहरा ने उस ऑफिसर से कुछ नाराजगी से कहा, अगर मैं उनके सामने चुप था और उनसे इज्जत से पेश आ रहा था, इसका मतलब वो उस इज्जत के काबिल थी। सीनियर ऑफिसर्स को भी तुम उनके सामने ज्यादा कुछ कहते नहीं देखोगे, क्योंकि उन्होंने वो आधा कमाया है। कुछ पल ठहर कर ब्रिगेडियर मेहरा ने आगे कहा, तुम उनकी इंसल्ट कर रहे थे। तुम्हें क्या लगा तुम उनकी इंसल्ट कर रहे हो, और वो तुम्हें पलट का जवाब नहीं दे रही, इसीलिए क्योंकि वो कमजोर है नहीं। तुम अक्सर उन लोगों को इस तरह की चीजें नजरअंदाज करते देखोगे जो आम इंसान की सोच से कहीं ऊपर पहुंच चुके हो। तुमने आज अपनी इस हरकत से बता दिया कि तुम भी उन आम लोगों में से ही हो जो बिना सोचे समझे किसी को भी जज कर लेते हैं। ब्रिगेडियर मेहरा उस ऑफिसर को लगातार फटकारे जा रहे थे। आफ्टर ऑल, उसने जिस इंसान के साथ बदतमीजी की थी, वो कोई आम इंसान तो नहीं थी। इंडियन नेशनल डिफेंस का एक बड़ा नाम, एक बड़ा चेहरा थी। भले ही वो कभी खुलकर किसी के सामने नहीं आती थी, मगर उसके नाम का लोहा हर किसी ने माना था। ब्रिगेडियर मेहरा के लहजे में न सिर्फ उस ऑफिसर के लिए फटकार थी, बल्कि सलाह भी। खुद से हुई गलती की शर्मिंदगी की वजह से उस ऑफिसर का सर झुक गया। आगे उसकी एक और शब्द कहने की हिम्मत नहीं हुई, मगर उसके चेहरे पर एक सवालिया भाव अब भी थे।
ब्रिगेडियर मेहरा ने उसके सवालिया भाव को देखा तो मगर उसे नजरअंदाज कर दिया। उस ऑफिसर ने ब्रिगेडियर मेहरा से और बहस करना सही नहीं समझा और उसे अपनी गलती को भी सुधारना था। उसे डर था कि डीजीपी शेखावत एक इन्फ्लुएंशियल ऑफिसर हैं। कहीं गुस्से में आकर वो उसके साथ कुछ करना दे जिससे उसका करियर दांव पर लग जाए। इसलिए उसने ब्रिगेडियर मेहरा से कहा, आई एम सॉरी सर, मुझे मेरी गलती समझ आ गई है, मगर अब डीजीपी शेखावत से माफी कैसे मांग सकता हूं? मैंने उनके काफी इंसल्ट कर दी। ब्रिगेडियर मेहरा ने उस ऑफिसर को समझाते हुए कहा, तुम्हें उनसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर उन्होंने तुम्हारी बातों पर जरा भी ध्यान दिया होता तो वो कुछ ना कुछ रिएक्ट जरूर करती, मगर उन्होंने तुम्हें नजरअंदाज कर दिया। इसका ये मतलब तो साफ है, वो तुम्हारे अगेंस्ट कुछ नहीं करेंगी। मगर तुम फिर भी उनसे माफी मांगना चाहते हो तो मैं तुम्हें उनके पास लेकर चलता हूं। तुम उनसे माफी मांग सकते हो। वो दोनों ही कैबिन से बाहर आए और बूट कैंप के गेट की ओर बारह गए। रास्ते में ही उन्हें आती हुई अनामिका दिखी। उसने अपने कपड़े बदल लिए थे। दरअसल अनामिका चेंजिंग रूम की तरह हो गई थी अपने कपड़े बदलने के लिए। जब ब्रिगेडियर मेहरा और वो जूनियर ऑफिसर एक दूसरे से बात कर रहे थे, उस वक्त अनामिका अपने कपड़े बदल रही थी। अनामिका उसी तरफ बारह रही थी और उसने ब्रिगेडियर मेहरा और उस ऑफिसर को भी देखा, मगर उन दोनों को ही नजरअंदाज करके आगे बढ़ाने लगी। इसके पहले कि वो ज्यादा आगे जा पाती, ब्रिगेडियर मेहरा की आवाज सुन वो अपनी जगह पर ही रुक गई। ब्रिगेडियर मेहरा ने कहा, इतने वक्त बाद मिले हैं हम, कुछ पल बातें भी कर लो। जूनियर ऑफिसर ने अपना सिर झुकाया हुआ था और उसकी हिम्मत तक नहीं हो रही थी कि वो कुछ कहें, और उसके इस डर का कारण था कि अनामिका का चेहरा इस वक्त गुस्से से तमतमाया हुआ था। अनामिका के आगे बढ़ते कदम रुके और उसने हल्का सा मुड़कर ब्रिगेडियर मेहरा को देखा। ब्रिगेडियर मेहरा से अनामिका ने कहा, कहिए ब्रिगेडियर मेहरा, क्या कहना चाहते हैं आप? ब्रिगेडियर मेहरा ने अपनी एक आईब्राउ टेढ़े की और अनामिका से कहा, तो मुझे ब्रिगेडियर मेहरा कब से कहने लगी अनामिका? हमारे बीच ये प्रोटोकॉल और फॉर्मेलिटीज से बात करना कब से शुरू हो गया? अनामिका के चेहरे के भाव बिल्कुल सपाट था। उसका गुस्सा जैसे कहीं गायब सा हो गया। उसने ब्रिगेडियर मेहरा की तरफ देखा। क्या मतलब था ब्रिगेडियर मेहरा की बात का? क्या जवाब देगी अनामिका? अनामिका का गुस्सा किस पर फटेगा? क्या वो ऑफिसर अनामिका से माफी मांग पाएगा? क्या अनामिका जूनियर ऑफिसर को माफ कर देगी? कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए पार ये माई स्पाई वाइफ चैप्टर 55 माई स्पाई वाइफ। अनामिका कपड़े बदल कर आई और तेजी से मेन गेट की तरफ बढ़ने लगी, मगर रास्ते में ब्रिगेडियर मेहरा और उस जूनियर ऑफिसर ने अनामिका का रास्ता रोक दिया। आते हुए अनामिका का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था, मगर ब्रिगेडियर मेहरा की बात पर उसका चेहरा सीधा और सपाट हो गया। भाविन चेहरे के साथ अनामिका ने ब्रिगेडियर मेहरा और उस जूनियर ऑफिसर को देखा और ब्रिगेडियर मेहरा से बोली, नहीं आशुतोष, हमारे बीच कभी फॉर्मेलिटीज नहीं थी। आप हमेशा ही मेरे सीनियर थे। मैंने हमेशा ही आपकी इज्जत की है और आपको अपना दोस्त माना है। ब्रिगेडियर मेहरा ने कहा, दोस्त हूं तो दोस्तों के साथ बैठकर बात भी की जाती है। झूठी नाराजगी के साथ थोड़ा टॉन्ट मारते हुए ब्रिगेडियर मेहरा ने अपनी बात कही। अनामिका ने कहा, जरूर बैठती आशुतोष, मगर इस वक्त नहीं। इतना तो आप भी समझते हैं कि हम जैसों की लाइफ किस तरह की होती है। मुझे कुछ एक्सप्लेन नहीं करना आपके सामने। फिलहाल मेरे लिए किसी और चीज पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। आशुतोष ने अपना सर हिलाया, मानो वह अनामिका की बात को समझ रहे हैं और उस पर अपनी सहमति जता रहे हैं। अपनी बात कहकर अनामिका आगे बढ़ने को हुई ही थी कि आशुतोष की आवाज ने अनामिका को फिर रोक दिया। आशुतोष ने उस जूनियर ऑफिसर की तरफ इशारा किया, माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हुए कहा, अगर रैंक वाइज देखा जाए अनामिका, तो तुम मेरी सीनियर हो, मैं तो बस एक ब्रिगेडियर हूं। तुम तो डीजीपी हो। अपनी बात कहकर एक पल को आशुतोष चुप हुए और आगे कहा, ये तुमसे कुछ कहना चाहता है एक्चुअली। अनामिका ने आशुतोष की बात को बीच में ही काट दिया और कहा, इसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। जूनियर ऑफिसर की तरफ देखते हुए अनामिका ने कहा, मगर फिर अपनी नजरें आशुतोष की तरफ की ओर अपनी बात को जारी रखते हुए बोली, इतना तो आपको भी पता है
आशुतोष, इस तरह की बातें मेरे लिए मायने नहीं रखती। अपनी बात ब्रिगेडियर मेहरा से कहने के बाद अनामिका ने जूनियर ऑफिसर से कहा, जरूरी नहीं आंखों देखी चीज का सच वही हो जो हम समझ रहे हो। किसी भी चीज या इंसान के बारे में राय कायम करने से पहले उसे देख परख लेना चाहिए, वरना बाद में ये हमें ही मुसीबत में डाल सकता है। और ये बात मैं सिर्फ खुद को ध्यान में रखकर या अभी के इंसिडेंट की वजह से नहीं कह रही ऑफिसर। अभी तो तुम्हारा करियर स्टार्ट ही हुआ है। आगे तुम्हें अपने करियर में ऐसा बहुत कुछ देखने को मिलेगा जो दिख कुछ रहा है, होगा कुछ और देखने वालों को कुछ और ही लगेगा, इसलिए सावधान रहना। अपनी बात कहने के बाद अनामिका और एक पल वहां नहीं रुकी और वहां से चली गई। आशुतोष और वो जूनियर ऑफिसर दोनों ही अनामिका को जाते हुए बस देखते रहे। जहां एक तरफ आशुतोष अनामिका की बात सुनकर मुस्कुरा रहे थे, तो वो जूनियर ऑफिसर अनामिका की बातों के बारे में ध्यान से सोच रहा था। सही ही तो कहा था अनामिका ने, जरूरी नहीं जो चीज जैसी जिसे दिख रही हो, महसूस हो रही है, वो वैसी ही हो। अनामिका बूट कैंप से निकलकर सीधे अपनी कार की ओर चली गई, जो कि बूट कैंप के पार्किंग एरा में ही पार्क था। गाड़ी में बैठते ही उस ऑफिसर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और गाड़ी को वापस सिंह विला की ओर लेकर चला गया। अनामिका के वहां से जाने के बाद वो दोनों भी अपने काम और ट्रेनिंग पर चले गए। कार कुछ आगे गई। अनामिका ने हेडसेट से सर टिकाया हुआ था और अपनी आंखें बंद की हुई थीं। कार के ड्राइवर ने काफी हिचकिचाते हुए अनामिका से कहा, जब हम यहां आ रहे थे तब कोई हमारा पीछा कर रहा था। अनामिका ने यह सुनते ही आंखें खोली। उसके चेहरे के भाव तो शांत थे, मगर आंखें काफी खतरनाक हो चुकी थीं। उस आदमी को कुछ डर सा लगने लगा अनामिका से। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उस ड्राइवर ने कहा, डोंट वरी, मैंने पहले ही देख लिया था, इसलिए मैंने उन्हें पहले ही चकमा दे दिया था। उन लोगों ने इस रास्ते तक हमारा पीछा नहीं किया। उस ड्राइवर की ये बात सुन अनामिका की आंखों में जो खतरे के भाव आए थे वो कम हो गए। अनामिका ने फिर से अपनी आंखें बंद की और हेडसेट से अपना सर निकाल लिया। सिंह विला पहुंचते हुए सुबह के 5:30 चुके थे। रात का काला अंधेरा छंटने लगा था और सूरज अपनी रोशनी खाया हल्की हल्की बिखेरना शुरू कर चुका था। कार सिंह विला के कुछ दूरी पर ही पार्क हुई और अनामिका पैदल ही सिंह विला की ओर बढ़ गई। अनामिका सिंह विला के नजदीक आते हुए उसने रजत को रेलिंग पर खड़े हुए देखा। उन दोनों के बीच बहुत ज्यादा दूरी नहीं थी और सुबह भी हो चुकी थी, जिस वजह से अनामिका को रजत को पहचानने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। कुछ ही देर में रजत वहां से हट गया। शायद ने अनामिका को आते देख लिया था। अनामिका तेज कदमों से विला की ओर बढ़ी। इससे पहले कि अनामिका डोरबेल बजाती, विला का दरवाजा अंदर से खुला। दरवाजा रजत नहीं खोला था। अनामिका रजत को नजरअंदाज कर बस विला के अंदर आ गई। रजत ने दरवाजा बंद किया। रजत जैसे कैसे ही मोड़ा और अपने कमरे की ओर बढ़ा। उसने अनामिका पर गौर किया। अनामिका काफी आराम से चल रही थी। उसने उसके पैरों को देखा। उसने अभी 1-2 सीढ़ियां ही चढ़ी थीं। रजत एकदम से आगे बढ़ा और अनामिका को सीधे अपने बाहों में उठा लिया और अपने कमरे की तरफ जाने लगा। एकदम से हुई इस हरकत पर अनामिका हैरान हो गई। अनामिका ने अपनी बड़ी नीली आंखों से रजत को देखने लगी, पर इस बार नजरअंदाज होने की बारी अनामिका की थी। क्या कारण है रजत की अचानक की गई इस हरकत का? रजत की इस हरकत पर कैसे रिएक्ट करेगी अनामिका? कौन कर रहा था अनामिका का पीछा? क्या वो रजत था या कोई और? कैसे पता लगाएगी अनामिका उस इंसान का? कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए पा रही है माई स्पाई वाइफ।